Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 4 of Unit 2, Class 9th Banking and Insurance. So the topic is that we are going to cover today is type of account holders. ठीक है, बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको क्लासिफाई करते हैं. सो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के बैंक कस्टमर्स हैं? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्लब्स, जितने भी क्लब्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, वो भी बैंक कस्टमर की कैटेगरी में ही आते हैं. ट्रस्ट, कॉरपोरेट क्लाइंट्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, ये सभी बैंक कस्टमर्स हैं. एंड देन कुछ स्पेशल टाइप के भी कस्टमर्स होते हैं. वो कौन से हैं? माइनर. माइनर कौन होता है? जिसकी अभी 18 ईयर्स की एज नहीं है. बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज a person is considered as minor. Lunatics, जिसको कुछ there is some mental illness, you can say. Drunkards, married women, illiterate person, partnership firm, trustee, executor, administrator, ये सभी हमारे बैंक कस्टमर की कैटेगरी में ही आते. तो लेट्स स्टार्ट with the topic. First is partnership account. पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो दे एग्री टू वर्क टुगेदर. ठीक है. सो सेक्शन 4 है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का. इट हैज डिफाइंड द पार्टनरशिप. कैसे डिफाइन किया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन जिन्होंने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट्स जो है और लॉसेस वो शेयर करेंगे एक पर्टिकुलर रेशो में. उन्होंने पहले से डिसाइड किया है कि जो भी बिजनेस फर्म में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन देम इन अ पर्टिकुलर रेशो. राइट. सो जब भी पार्टनरशिप फर्म जब भी अपना अकाउंट ओपन करती है बैंक के साथ, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क पेन दूसरे कलर का यूज कर लेती हूँ. यस. तो पार्टनरशिप जब भी फर्म अपना अकाउंट ओपन करती है, लेटर जो है वो साइन होना चाहिए. सभी पार्टनर्स को उस लेटर को साइन करना चाहिए. ठीक है. पर्पस क्या है बिजनेस का? पार्टनरशिप फर्म क्यों खोली गई है? नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन, बाकी डिटेल्स जो है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में. राइट. तो जब भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल किया जाता है, फर्म का क्या नाम है, किस पर्पस के लिए ये फर्म बनी है, लोगों पर्सन्स का, पार्टनर्स का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, ये सब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्लियरली डिटेल्स जो है मेंशन होनी चाहिए. राइट. एंड पार्टनरशिप लेटर और डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है. ठीक है. जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है स्पेसिफाइड होती हैं कि किस रेशो में पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, लॉसेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो पार्टनरशिप डीड एंड लेटर, ये भी अकाउंट ओपन जब भी बैंक अकाउंट के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे कि बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें अटैच करनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड की कॉपी एक्सेट्रा. राइट. और अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो अगर कोई भी पार्टनर, सपोज देयर आर 5 पार्टनर्स और आपस में इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो कोई एक पार्टनर भी नोटिस दे के, ठीक है, स्टॉप कर सकता है ऑपरेशंस. एंड तो फिर उस केस में जो अकाउंट है बैंक अकाउंट वो कौन ऑपरेट करेगा? बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर जो है वो बाकी के बिहाफ में अकाउंट ऑपरेट कर सकता है. कोई भी डिस्प्यूट होती है तो एक जना अकाउंट नहीं ऑपरेट कर पाएगा, सभी पार्टनर्स ज्वाइंटली ही ऑपरेट कर सकते हैं उस केस में. और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है. राइट. सो in order to determine the liability of the deceased partner, bank should close the account. Right. First, let me read this, then I will explain.
Hence, bank should ensure the partnership deed is taken while opening the bank account and stop operation when one of the partner give notice of stoppage of operation or death of the partner. So इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है यहाँ से इधर तक कि जब भी अकाउंट ओपन होता है बैंक में तो पार्टनरशिप डीड जो है बैंक ले लेता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। एंड ये अकाउंट जो है स्टॉप कर देता है, नोबडी विल ऑपरेट दिस अकाउंट। अगर कोई भी पार्टनर जो है वो नोटिस देता है कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गई है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि नाउ दिस अकाउंट शुड बी स्टॉप्ड, या अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो भी ये अकाउंट उस समय ऑपरेटिव नहीं रहता। नाउ कम्स माइनर। माइनर मैंने आपको बताया कौन होता है, जिसकी अभी 18 ईयर्स की एज नहीं है, ही इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, राइट। और कोर्ट क्या है, कोर्ट अपॉइंट करता है गार्डियन। सो माइनर इज बिलो 18 ईयर्स, अगर माइनर 18 ईयर्स से कम है तो कोर्ट जो है अपॉइंट भी करता है गार्डियन को। एंड माइनॉरिटी जो है इट कैन एक्सटेंड अप टू 21 ईयर्स इन सर्टेन केसेस। अब माइनर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर कौन है? माइनर वो है जो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन्होंने माइनर को अलाउ कर दिया है इस एक्ट ने कि वो ड्रॉ कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बैंकर जो है वो माइनर के नाम पे अकाउंट ओपन कर सकता है, राइट, राइट। Now, there are certain things which you have to be, has to be kept in mind. The first is minor can have account under guardianship as well as self-operated account. अब minor के खुद दो मतलब account कैसे हो सकते हैं कि he can operate the account himself. That is called as self-operated account. Second, he can have account under the guardianship and joint account with the गार्जियन। इसका क्या मतलब है, एक एक करके पढ़ते हैं हम। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट कौन सा होता है कि माइनर जो है वो खुद ही अकाउंट में डिपॉजिट करा सकता है, प्रोवाइडेड, लेकिन ये कंडीशन, इसके लिए कंडीशन है कि उसकी एटलीस्ट 10 ईयर्स की एज हो और वो लिटरेट हो, राइट। फिर माइनर जो है किसी नॉमिनी को नहीं अपॉइंट कर सकता। नॉमिनी कौन होता है? जैसे अगर मैंने अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है और मैंने नॉमिनी रखा हुआ है, नॉमिनी का मतलब है मैंने किसी का नाम रिकमेंड किया हुआ है कि मेरे बाद या अगर मैं अलाइव भी हूँ तो मेरे बाद या जो भी है मेरे अकाउंट में फंड्स हैं वो किसको जाएंगे? जिस भी पर्सन का नाम मैंने मेंशन किया है एज अ नॉमिनी, राइट, ओके। लेकिन क्योंकि माइनर जो है वो नॉमिनी का नाम रिकमेंड नहीं कर सकता, तो माइनर के बिहाफ में नॉमिनेशन कौन देगा? कोई भी पर्सन जो लीगली कॉम्पिटेंट है टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। अगर माइनर खुद तो नहीं कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, या ही कैन नॉट ऑल्सो रिकमेंड द नेम ऑफ नॉमिनी, तो माइनर के बिहाफ में जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है, ही कैन recommend the name of the nominee, okay। So after this joint account जो है माइनर का, that is allowed with guardian। अब माइनर देखिए, माइनर के साथ एक गार्जियन अटैच होता है। गार्जियन कौन होता है? जो डिसीजंस ले सकता है, who is competent to enter into the contract, right। तो जॉइंट अकाउंट जो है वो माइनर दैट इज अलाउड विद द गार्जियन। जॉइंट अकाउंट इज ऑल्सो अलाउड इन द नेम ऑफ टू माइनर्स। दो माइनर्स भी मिलके जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं अगर दोनों की एज 10 ईयर्स की है, दोनों लिटरेट है, लिटरेट मतलब दे कैन रीड एंड राइट एंड दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक है, तब जॉइंट अकाउंट खुल सकता है। तो जॉइंट अकाउंट कब कब खुल सकता है? विद द गार्जियन, और दो माइनर्स भी मिलके जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं प्रोवाइडेड उनकी 10 ईयर्स की एज है, लिटरेट है, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ अकाउंट अंडर गार्जियनशिप एंड जॉइंट अकाउंट विद गार्जियन, तो इसमें अभी आपको मैं बताया था कि माइनर अकाउंट जो है वो गार्जियन की गार्जियन के साथ ही जॉइंट अकाउंट भी खुल सकता है, ठीक है।
सो कौन ऑपरेट करेगा उस केस में? अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय गार्डियन। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज तो ये है कि अगर अकाउंट ऑपरेट कर रहा है गार्डियन, तो वो दो कैपेसिटी में अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। एक, क्योंकि एक तो जॉइंट अकाउंट उसके साथ खुला हुआ है माइनर के साथ, तो एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर ही कैन ऑपरेट द अकाउंट। जो नेचुरल गार्डियन है वो कोई भी हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, तो आप उनके साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। तो जॉइंट अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा? गार्जियन जो है, ही और शी विल ऑपरेट द जॉइंट अकाउंट। वन, इन टू कैपेसिटी, एक तो क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट होल्डर है और दूसरा वो गार्जियन भी है, राइट। नाउ डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइनर। सो बैंक को देखिए, जब भी जॉइंट अकाउंट खुलता है अंडर गार्जियनशिप सेकेंड कैटेगरी में, ये वाली इस कैपेसिटी में, सो बैंक को क्या चाहिए होती है? डेट ऑफ बर्थ चाहिए माइनर की। जो भी डेट ऑफ बर्थ माइनर ने दी है या गार्जियन ने दी है, तो बैंक नीड टू रिकॉर्ड दैट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द माइनर, राइट। बर्थ सर्टिफिकेट उस केस में जरूरी नहीं है। सो डिक्लेरेशन डेट ऑफ बर्थ की गार्जियन जो देता है वो भी सफिशिएंट है, एंड इट इज अ प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ रिगार्डिंग हिज डेट ऑफ बर्थ, राइट। जो अकाउंट है ये गार्जियन ऑपरेट करेगा जब तक चाइल्ड माइनर है, और जैसे ही चाइल्ड मेजर हो जाएगा, ठीक है, सो कोई भी अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, कोई भी पेमेंट होती है, वो तभी होगी जब माइनर कंसेंट देगा। जब भी जैसी माइनर, जब तक माइनर माइनर रहता है, मतलब जब तक उसकी एज 18 से बिलो है, तब तक कौन डिसीजंस लेगा? अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा? गार्जियन ऑपरेट करेगा। लेकिन जैसे ही माइनर एडल्ट हो जाता है, मेजर बन जाता है, तो उस केस में माइनर की कंसेंट की भी जरूरत पड़ती है, राइट। नाउ अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है माइनॉरिटी में भी, अभी भी उस बच्चे ने 18 ईयर्स की एज नहीं अटेन की है, लेकिन उससे पहले ही माइनॉरिटी के टाइम पे ही गार्जियन की डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट गार्डियन जो है वो अपॉइंट होगा, ठीक है। ही विल ऑपरेट द अकाउंट। और अगर माइनर की डेथ हो जाती है, तो जो बैलेंस है अकाउंट में वो किसको पे किया जाएगा? जो भी माइनर के लीगल हेयर्स है, ठीक है, दैट विल बी पेड, अमाउंट विल बी पेड टू देम। नाउ मदर एज अ गार्जियन इन बैंक अकाउंट। देखिए, सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, उसमें फादर जो है वो ही नेचुरल गार्डियन होता है, फादर इज कंसिडर। लेकिन आरबीआई ने ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, तो उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली आरबीआई ने मदर को भी अलाउ किया है कि वो अकाउंट ऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है, इवन दो फादर इज अलाइव। सो नाउ एज पर द जजमेंट, इस कहने का मतलब है कि बोथ मदर और फादर कैन एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन, राइट। नाउ कम्स जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये एक आर्टिफिशियल कंपनी है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक देखो एक सेपरेट एंटिटी है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, राइट। और जब भी अकाउंट ओपन होता है तो कंपनी के नाम पे, जैसे कोई भी कंपनी है XYZ, और कोई भी अकाउंट ओपन होता है, उस केस में बैंकर को क्या क्या चाहिए होता है? जब भी कंपनी अकाउंट ओपन करती है, सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम MOA लिखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को AOA लिखते हैं, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कुछ कॉपीज हैं जो चाहिए होती है। नेम्स चाहिए डायरेक्टर्स के, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, देन कॉपी चाहिए रेजोल्यूशन की अपॉइंटिंग द बैंक एज कंपनी बैंक, तो बैंक को कंपनी का बैंक अपॉइंट किया गया है, उसकी कॉपी चाहिए रेजोल्यूशन की, ठीक है। ये भी उनके नाम भी चाहिए, उन लोगों के जो अकाउंट ऑपरेट करेंगे अपने सिग्नेचर्स के साथ। देन डेथ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी डज नॉट रिजल्ट इन दी स्टॉपेज ऑफ पेमेंट सिंस द कंपनी इज एक्सिस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? कि अगर जो भी लोगों का नाम, जिन लोगों को अलाउ किया है कि वो अकाउंट ऑपरेट करेंगे, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तब भी
अकाउंट ऑपरेटिव रहेगा, पेमेंट्स अकाउंट से जाती रहेंगी, क्योंकि डेथ इंसान की हुई है, कंपनी जो है इट विल स्टिल बी इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि कंपनी एक अलग है, उसकी एग्जिस्टेंस अलग है और पर्सन की एग्जिस्टेंस अलग है, राइट। तो बैंक को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जब भी कंपनी अकाउंट ओपन होता है, आफ्टर अ प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड, अकाउंट तभी ओपन होगा जब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक को मिल गए, राइट। और अकाउंट ऑपरेटिव कब से होगा, कब से ट्रांजैक्शन बैंक अलाउ करेगा, जब ऑथराइज सिग्नेचर की लिस्ट बैंक को मिल जाएगी, राइट, along with the along with the drawing powers of each person. नाउ जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या है, दो और या दो से ज्यादा लोग जो इट मींस अकाउंट ऑफ टू और मोर पर्संस हु आर नॉट पार्टनर्स। तो जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे मैं अपने अपने अकाउंट में अगर मैं अपनी डॉटर का नाम अटैच कर दूं साथ में, तो हम दोनों जो होंगे वो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स होंगे, राइट। तो बैंक जो है, इन्होंने क्या प्रोविजंस रखी है जब भी जॉइंट अकाउंट ओपन होता है, कि अकाउंट जो है इट शुड बी ओपन ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन साइंड बाय ऑल पर्सन अप्लाइंग फॉर ओपनिंग द अकाउंट। इसका मतलब है कि अकाउंट तभी ओपन होगा जब, अगर सपोज दो जने मिलके अकाउंट खोल रहे हैं, तो उन दोनों के साइन जो है वो एप्लीकेशन में होंगे तभी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने साइन कर दिया और मेरी डॉटर ने नहीं किया तो अकाउंट जॉइंट अकाउंट ओपन हो सकता है, दोनों के साइन होने मैंडेटरी है। अब मैंडेट मतलब एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टीज, ठीक है। उसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि कैसे अकाउंट ऑपरेट होगा। देन ये सेकंड पॉइंट हो गया, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली रिटन होनी चाहिए रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में या स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड में मेंशन होनी चाहिए। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ ईदर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शंस, balance will be payable to all the joint account holder, including legal representative or heirs of the deceased, but in case of either or survivor instructions, the balance will be payable to the survivor. So one thing इसमें बहुत important है बेटा, ये जो either और survivor, इसका मतलब क्या होता है। ईदर और सर्वाइवर एक क्लॉज है जॉइंट बैंक अकाउंट्स के लिए, जिसमें जो अलाउ करता है कि एनी अकाउंट होल्डर टू ऑपरेट इट इंडिपेंडेंटली, राइट। और अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग होल्डर होता है वो ऑटोमेटिकली ही गेट्स द फुल एक्सेस कि वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग, ईदर और सर्वाइवर में क्या होता है कि ये क्लॉज है जॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, राइट। तो इसमें कोई भी अकाउंट होल्डर है, ही कैन ऑपरेट द अकाउंट, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ द अदर। लेकिन अगर एक होल्डर की, जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइविंग होल्डर है जॉइंट होल्डर, वो ऑटोमेटिकली उसको सारा एक्सेस मिल जाता है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शंस मेंशन नहीं है कि ईदर और सर्वाइवर, तो जो बैलेंस होगा वो किसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जो भी अकाउंट में बैलेंस है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो देखिए, आई एम रिपीटिंग, अगर ये वाली इंस्ट्रक्शंस मेंशन नहीं है तो उस केस में बैलेंस जो है वो किसको जाता है, अकाउंट का बैलेंस। अगर सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स अलाइव हैं, ठीक है, तो बैलेंस जो है सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को चला जाएगा, इंक्लूडिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हियर्स ऑफ द डिजीज्ड। तो उस केस में सब, अगर सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स अलाइव हैं तो सभी को चला जाएगा। लेकिन अगर एक की डेथ हो जाती है, एक किसी भी जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ होती है, तो उस केस में किसको जाएगा, जो सरवाइव कर रहा है उसको जाएगा। और जिसकी अगर डेथ हो गई है तो आगे उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिजीज्ड जॉइंट अकाउंट होल्डर वाले के, तो उसको भी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है तो उस केस में बैलेंस किसको जाएगा, सिर्फ इट विल बी पेबल टू द सर्वाइवर्स ओनली, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखनी।
So fifth is it is wise to stop the operations of joint account after the death of any one of the joint account holder. तो अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो बेटर क्या रहता है कि जॉइंट अकाउंट बंद कर दिया जाए और नया अकाउंट ओपन किया जाए इन द नेम ऑफ सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर, राइट। तो ये चीज इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है यहाँ पे, ये इंस्ट्रक्शंस अगर ईदर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड है तो बैलेंस किसको दिया जाएगा, सर्वाइवर को, राइट। और ये इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं है, एब्सेंस है, तो सर्वाइवर को दिया, तो सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर को दिया जाएगा इंक्लूडिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। नाउ एचयूएफ एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है। इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको कर्ता बोलते हैं, ये सारी डिसीजंस लेता है ऑन बिहाफ ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट। सो अगर किसी वेयर अ हिंदू डाइज लिविंग द बिजनेस, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, इस केस में बिजनेस है वो किसको पास ऑन हो जाता है, बिजनेस जो है वो लीगल हेड्स जो भी होते हैं उनको पास ऑन हो जाता है, राइट। तो वो एचयूएफ प्रॉपर्टी बन जाती है, राइट। सो कर्ता जो है उसी की अथॉरिटी होती है, जो भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनको आपको पता होना चाहिए को पार्टनर्स बोलते हैं, और एल्डेस्ट मेल चाइल्ड को बोलते हैं कर्ता। सो कर्ता जो है वही सारे डिसीजंस लेता है, और जो भी डिसीजंस कर्ता लेता है वो माइनर जो बाकी मेंबर्स होते हैं, सॉरी, उनको वो डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एंड दे आर बाइंडेड बाय द डिसीजन ऑफ द कर्ता। सो बैंक जब भी एचयूएफ अकाउंट ओपन करता है बैंक में, राइट, सो बैंक को क्या इंश्योर करना है कि दैट द अकाउंट जो है वो it is open and operated as per customer mandate, right? Bank need to ensure that they do not get involved between the personal dispute of the account holder. So बैंक को ये इंश्योर करना है कि बैंक को जब भी अकाउंट ओपन होता है, एचयूएफ जब भी अपना अकाउंट ओपन करता है बैंक में, तो बैंक को ये देखना है कि सारी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो की हो जाना, कि एचयूएफ को फॉलो करनी चाहिए। सो नॉमिनेशन का क्या मतलब है, नॉमिनेशन another topic, this I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.